महानगरीय जीवन में हर व्यक्ति की जिंदगी टुकड़ों में बटी हुई है। एक दूसरे को पहचानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कोई किसी को जानता नहीं है। लोगों की जान पहचान एक मुस्कान से लेकर मतलब की दुकान तक सीमित है। उस इंच भर की मुस्कान के आवरण में कितनी खुशी, कितना गम छुपा है, ये एक राज ही बना रहता है। उसको ना ही कोई छूना चाहता है और ना ही कोई छूने देता है। मेहरा जी एक ही हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक करने वाले मेहरा जी, 955 की लोकल वाले मेहरा जी, मैनेजर मेहरा जी, मिनी के पापा मेहरा जी और अपनी पत्नी और सेक्रेटरी के मेहरा जी अलग-अलग हैं। ऑल इन वन मेहरा जी को जानने वाला कोई नहीं मिलेगा। यही यहाँ की जीवन शैली की विशेषता और विवशता है। रोज की तरह तेंदुलकर मैदान में मॉर्निंग वॉक करने वालों की भीड़ जुट गई थी। कोई दौड़ रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई स्ट्रेचिंग कर रहा है, कोई वॉक एंड टॉक में व्यस्त है। ये सिलसिला सुबह 5 बजे से शुरू होकर 7:30 बजे तक चलता है। लोग अपने समयानुसार आते हैं और अपनी सुविधा अनुसार व्यायाम करके निकल जाते हैं। लेकिन 7 बजे से 7:30 बजे तक लोग अपने मनपसंद के ग्रुप में बैठकर अपने पसंद का वक्त अपने लिए बिताते हैं। यही वो लम्हा होता है जब उनका केवल स्व उनके साथ होता है और मैं कहीं दूर खड़ा इंतज़ार करता है। जो लोग यहाँ भी मैं का चादर ओढ़े रहते हैं, वो आपको अकेले टहलते या किसी कोने में मुंह लटकाए मिल जाएंगे। इनमें से कुछ तो मात्र डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पर आते हैं और समझते हैं कि हम दुनिया पर एहसान कर रहे हैं। जॉगिंग ट्रैक के डिवाइडर पर ग्रेनाइट की पट्टी लगी हुई है। उसी पर लोग अपने ग्रुप में बैठकर अपने स्टेटस से इतर आनंद उठाते हैं। इस ग्रुप की बैठक को अलग अलग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भजन मंडली, पॉलिटिकल मंडली, स्पोर्ट्स मंडली, लाफ्टर मंडली, रोमियो पॉइंट और डॉग लवर्स। कुछ ज्ञानचंद और खबरचंद ऐसे हैं जो मौसम पंछी की तरह हर पॉइंट पर फुदकते फिरते हैं। यहाँ निगलते हैं और वहाँ उगलते हैं। मिश्रित प्रजाति के सामाजिक जंतु इस मॉर्निंग वॉक के हिस्सेदार और भागीदार हैं। एक लंबे अंतराल के बाद महेश्वर जी तेज कदमों से चले आ रहे थे। वो भजन मंडली के प्रमुख चेहरा हैं। भजन की शुरुआत वही करते हैं। अपनी अनुपस्थिति में ये उत्तरदायित्व किसी को देकर जाते हैं। वो समय के इतने पाबंद हैं कि उनको देखकर आप अपनी घड़ी का समय मिला सकते हैं। एक रिटायर्ड स्कूल टीचर होने के चलते उनकी पूरी जीवन शैली टाइम टेबल से निर्देशित होती है। आदर से सब लोग उनको गुरुजी भी कहते हैं। अनुपस्थित रहने का प्रोग्राम भी पूर्व नियोजित रहता है। वो अपना कुछ समय मुंबई में, कुछ समय पैतृक गांव में और बाकी कुछ समय अपने दूसरे बेटे के पास अहमदाबाद में बिताते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी 3 टुकड़ों में विभक्त हो गई है, जिसका वो बड़े ही प्रेम और संतुलित अनुशासन से निर्वाह करते हैं। इस मंडली में अधिकतर रिटायर्ड लोग ही हैं और अपनी ज़िंदगी की ढलती शाम को गहन रात्रि में बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। भजन के बाद सभी अपने अनुभवों और वर्तमान के संघर्ष को एक दूसरे से साझा करते हैं। किसी की जिज्ञासु के लिए उनका वार्तालाप एक जीवंत पुस्तक की तरह है। भजन मंडली के डॉग लवर्स पॉइंट के नेतृत्वकर्ता जोनवाल जी से नहीं पटती है। उनकी टीम में अधिकतर युवा पीढ़ी के लोग हैं और उनकी परिचर्चा डॉग ब्रीड, उनकी देखरेख, उनके पालन पोषण से संबंधित समस्याएं और निराकरण पर केंद्रित रहती हैं। इस ग्रुप के लिए डॉग की दुनिया से बाहर किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। डॉग्स की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित करना, उनके लिए चिकन पार्टी रखना, उनकी खेल स्पर्धा कराना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। पॉलिटिकल पॉइंट का नेतृत्व मलोनिया जी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो रोज़ कोई ना कोई विवादास्पद मुद्दा उछाल देते हैं जिस पर ज्ञानचंदों और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता रखने वालों के बीच बहस कटुता की सीमा तक पहुंच जाती है। लेकिन मैदान से बाहर सब ऐसे मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पीठ मुड़ते ही बात खत्म, जज्बात खत्म। अगले रोज नया मुद्दा, नई बहस। रोमियो पॉइंट के अधिकतर सदस्य दूरस्थ इलाकों से आते हैं ताकि उनके पहचान वालों के मिलने की संभावना नगण्य हो। उनका आपसी स्वभाव और बातचीत लगभग अश्लीलता की श्रेणी में फिट बैठती है। लेकिन उनमें से किसी का अपना बच्चा नहीं होता है और कोई भी उछल होती युवा पीढ़ी से पंगा नहीं लेना चाहता और उनकी अनदेखी करता है। इसको वो लोग अपनी स्वीकार्यता समझ बैठे हैं। रोज की तरह आज भी गुरुजी भजन मंडली पॉइंट पर नियत समय पर पहुंचे और गणपति स्तुति के बाद
श्री राम जय राम शुरू हो गया। फिर हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ हुआ। उसके बाद तंबाकू घिसने और गप का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन गुरुजी ने ये अनुभव किया कि आज माहौल थोड़ा गंभीर और गमगीन है। चूँकि वह 2 महीने बाद जौनपुर से लौटे हैं, तो वो यहाँ की वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ थे। उन्होंने अपने मित्र मौर्य जी से पूछा, भाई क्या बात है? सब लोग गंभीर चिंता में हैं। मेरी अनुपस्थिति में किसी के साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ है क्या? मौर्य जी ने कहा, कुछ खास नहीं, बस अपने वो बंशीलाल जी थे ना। गुरुजी बोले, हाँ क्या हुआ उनको? कहीं उनका विकेट तो नहीं चला गया? तभी परौंदिया जी बोले, नहीं वैसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मामला उससे भी गंभीर है। बंशीलाल जी और गुरुजी भजन मंडली के संस्थापक सदस्य थे। उन्हीं दोनों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। धीरे धीरे अन्य लोग जुड़ते चले गए, अतः गुरुजी का चिंतित होना स्वाभाविक था। परौंदिया जी ने बताया कि अब वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और काफ़ी दुखी हैं। भगवान बुढ़ापे में किसी को ये दिन नहीं दिखाए। गुरुजी ने कहा, लेकिन ये सब कैसे हो गया? उनकी पत्नी कहाँ चली गई? परौंदिया जी बोले, पूरी कहानी तो उनकी मौत के बाद ही शुरू हुई। पिछले महीने उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद एकदम टूट गए। अब किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत दिन से वो नहीं आ रहे थे, तो उनका हालचाल जानने के लिए उनके घर गया, तो पता चला कि उनका फ्लैट बिक चुका है और अब वह वृद्धाश्रम में रहते हैं। नए मकान मालिक को तो ये भी नहीं मालूम था। ये बात उनके पड़ोसी ने बताई। मैं उनको मिलने के लिए वहाँ गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ऐसे लग रहा था जैसे वो संज्ञा शून्य हो गए हैं। अतः मुझे उनकी ये स्थिति का वास्तविक कारण ज्ञात नहीं हो पाया। कुल मिलाकर उनकी हालत बहुत दयनीय है और कारण अज्ञात है। ये सब जानकर गुरुजी बहुत दुखी हुए और कल जाकर उनसे मिलने का निर्णय किया। संजोग से अगले रोज रविवार का दिन था, अतः पूरा दिन मुलाकात का समय था। संयोग से अगले रोज रविवार का दिन था, अतः पूरा दिन मुलाकात का समय था। वृद्धाश्रम में गुरुजी 10 बजे पहुंच गए। उन्होंने बंशीलाल जी से मिलने का आग्रह आश्रम की देखरेख करने वाले सकपाल से किया। सकपाल ने उनके कमरे तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। गुरुजी जब कमरे में पहुंचे तो देखा कि एक कमरे में 5 बेड लगे हैं और सभी बेड पर एक जैसा चादर और तकिया रखा था। यदि उनका रंग सफ़ेद होता तो ये जगह हॉस्पिटल का एक वार्ड जैसी लगती। रूम में घुसते ही बंशीलाल जी का बेड दिख गया। वो आंखें बंद कर तकिए के सहारे अधलेटी अवस्था में पड़े थे। गुरुजी उनके बिस्तर के करीब जाकर कुछ देर उनको देखते रहे और वो उसी अवस्था में पड़े रहे। गुरुजी ने जब उनका नाम लेकर अभिवादन किया तो उनकी तंद्रा भंग हुई। अपने सामने गुरुजी को पाकर बंशीलाल जी के सब्र का बांध टूट गया। वो उनसे लिपट कर छोटे बच्चे की तरह फपक कर रो पड़े। गुरुजी ने भी उनको जी भरकर रोने दिया ताकि उनका मन हल्का हो सके। उनके बगल के बेड वाले बंगेरा ने कहा, तुम औरत के माफिक क्यों आंसू बहा रहे हो? अभी तक अपनों के लिए जिए, अब अपने लिए जीना सीखो। लगता है ये तुम्हारा दोस्त है। तुम इसको लेकर क्राइम पॉइंट पर चले जाओ और उससे बात करके अपना मन हल्का कर लो। यहाँ पर तुम्हारी बात सुनकर दूसरे लोगों के मनोबल पर असर पड़ेगा। फिर गुरुजी का हाथ पकड़कर वो बाहर आकर गार्डन के बरगद के पेड़ के नीचे रखी बेंच पर बैठ गए। अब तक बंशीलाल जी भी कुछ सहमित हो चुके थे। फिर गुरुजी ने उनसे कहा, तुम मुझे विस्तार से बताओ ये सब कैसे हुआ और तुमने मुझे बताने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी? लहजा सख्त और शिकायती था, जो सिर्फ एक दोस्त का ही हो सकता है। बंशीलाल जी ने अपने हाथों से फिर से नम हो चुकी पलकों को पोंछकर गुरुजी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमको सब बताता हूँ यार, तुमको नहीं बताऊँगा तो किसको बताऊँगा? मेरे साथ जो भी हुआ वो मैंने किसी के साथ साझा नहीं किया। गुरुजी ने कहा, बता दे यार, तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा और मेरे से जो भी होगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बंशीलाल जी बोले, तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद मेरी पत्नी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई और उसको आईसीयू में रखना पड़ा, लेकिन वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। बेटा बहू से मिलने की इच्छा भी पूरी नहीं हुई। जब तक वो थी मैं खुद को खुशनसीब समझता था। बेटे बहू अमेरिका में सेटल्ड हैं। अपने को भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन से इतना मिल जाता था कि कोई कठिनाई नहीं थी।
बेटा बहू अमेरिका से आए और उसके क्रियाक्रम तक ठहरे। इस बीच उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उन लोगों ने मुझे इस बात के लिए मना लिया कि मैं भी उनके साथ चलकर अमेरिका रहूं। पासपोर्ट तो पहले ही बना हुआ था। बेटे ने वीज़ा भी निकलवा दिया। फिर फ्लैट को ये कहकर बिकवा दिया कि अब यहाँ नहीं रहना है तो ये किस काम का। मैं तो अपनी पत्नी के गम में अपनी सुध-बुध में ही नहीं था। बेटे ने जो भी कहा मैं करता गया और उसने जहाँ कहा साइन करता गया। अमेरिका जाने का दिन भी आ गया। हम लोग एयरपोर्ट पर गए और वो दोनों अंदर चले गए, ये बोलकर कि मेरा वीज़ा में कुछ टेक्निकल इशू है, उसको रेक्टिफाई करना है। साथ में मेरा लगेज और मोबाइल भी लेते गए। मैं बाहर बैठा उनका इंतज़ार करता रहा। दोपहर से जब शाम हो गई तो भूख से मेरी हालत ख़राब होने लगी। तो वहाँ खड़े सीआईएसएफ के कांस्टेबल ने पूछा, बाबा आप यहाँ बैठकर किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मैंने उनको बताया कि मुझे अमेरिका की फ़्लाइट पकड़नी है बेटे के साथ, अब वह नहीं रहूँगा। उसने पूछा, आपके पास टिकट है? मैंने उसको टिकट का जेरोक्स दिखाया। कागज़ देखते ही उसने बताया, ये फ़्लाइट तो 3 घंटे पहले ही उड़ गई, रुकिए मैं चेक करता हूँ इसमें आपके बेटे ने बोर्ड किया है या नहीं। कांस्टेबल ने जब लौटकर बताया कि बाबा आपका बेटा तो अमेरिका चला गया, आप अपने घर लौट जाओ। मेरे पास अब केवल पॉकेट डायरी थी जिसमें मात्र 500 रुपये, आधार कार्ड और पेंशन अकाउंट का एटीएम कार्ड था। मोबाइल फ़ोन नहीं होने के चलते मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था जिसको मैं संपर्क कर सकूं। किसी तरह अपनी बिल्डिंग में पहुंचा। मेरे फ्लैट पर नए मालिक का ताला लटक रहा था। मैं अपने पड़ोसी देसाई के घर गया। सारी बात सुनकर उसने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुमने अपने हाथ से अपना हाथ काट लिया है, तुम्हारे पास अब मात्र वृद्धाश्रम का ही विकल्प बचा है। फिर अगले रोज़ मुझे यहाँ लाया। तब से यहीं पर हूँ और अभी तक समझ नहीं पाया कि मुझसे कहाँ गलती हो गई। लगता है ये मेरे पिछले जन्म के पाप का भुगतान है। आज मैं एक रोटी के लिए भारी हो गया हूँ। गुरुजी ने सांत्वना देते हुए कहा, भाई देखो, मनुष्य को जीवन में 4 प्रकार की रोटी मिलती है और इंसान को उन सब का सम्मान करना चाहिए और आभारी होना चाहिए। वंशीलाल जी बोले, मैं समझा नहीं। गुरुजी ने कहा, मॉर्निंग वॉक से लौटते समय हनुमान जी के मंदिर में माथा टेककर मैं हमेशा कहता था, भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा करना कि मुझे तीसरी रोटी से वंचित नहीं होना पड़े। तुम हमेशा पूछते थे, क्या तुम्हारी बहू तुमको 3 ही रोटी को देती है खाने के लिए? मैं इस बात को टाल जाता था। आज मैं तुमको उस प्रार्थना का मतलब बताता हूँ। पहली रोटी माँ के हाथ की होती है, जिसमें ममता भरी होती है। खाने से पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। दूसरी रोटी बीवी के हाथ की होती है, जिसमें परस्पर प्रेम और समर्पण होता है। उससे पेट भी भरता है और मन भी तृप्त होता है। तीसरी रोटी बहू के हाथ की होती है, जिसमें कर्तव्य का भाव होता है। उसमें स्वाद भी होता है और पेट भी भरता है। और चौथी रोटी नौकरानी के हाथ की होती है। इसमें प्यार और अपनेपन का अभाव होता है तथा स्वाद का भरोसा नहीं रहता है। अतः हर किसी को माँ की पूजा और आदर करना चाहिए। बीवी को प्यार और इज्जत देनी चाहिए। बहू को बेटी समझो और उसको सम्मान दो। यदि नसीब से नौकरानी के हाथ की रोटी खाने की नौबत आ जाए तो फिर स्वाद की अपेक्षा मत करो, केवल जीने भर खाओ ताकि बुढ़ापा आराम से कट सके और उस हाथ के शुक्रगुजार रहो। कभी कभी बिना गलत किए हुए भी इंसान को अवांछित परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तुमने भी तो अपने गांव से संपर्क काफ़ी पहले तोड़ लिया था। यदि वह सेतु आज जीवंत होता तो तुमको यहाँ आश्रय नहीं लेना पड़ता, क्योंकि गांव में आज भी इंसानियत बहुत हद तक जिंदा है और शायद ही किसी को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। अपनों के बीच की खींचतान और कड़वाहट का स्वाद भले ही नीम की तरह कड़वा लगे, लेकिन कई तरह की बीमारियों से दूर रखता है। गुरुजी ने अपना फ़ोन उनको दे दिया और उसमें से अपना आधार कार्ड लिंक सिम निकाल ली। दूसरी सिम उसी में थी, लेकिन उस फ़ोन में उनके सभी कॉमन फ्रेंड्स के नंबर सेव थे। तुम अब यहाँ पर ही खुश रहना सीखो। मैं और अपने भजन मंडली के मित्रगण समय समय पर मिलने आते रहेंगे। तुम यहाँ के लोगों को ही अपने परिवार की तरह अपना लो, आगे की यात्रा आसान हो जाएगी। जो बीत गई वो बीत गई, उनको छोड़कर आगे की यात्रा आनंदमय बनाने का प्रयास करो।
तुमको इतनी पेंशन तो मिलती है कि तुमको किसी प्रकार की तंगी अकेली जान को नहीं होने वाली। बंशीलाल जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत राहत मिली। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी तीसरी रोटी आजीवन बनी रहे। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।